सुनील जी, मैं जरा एक प्रश्न आपसे, मेरे दो प्रश्न हैं एक साथ, और वो इसलिए है कि जरा मैं भी समझने की दृष्टि से, एक तो इसको बनाया जा रहा है हेमंता बिस्व शर्मा वर्सेस राहुल गांधी, इस तरह का एक सेक्शन ऑफ प्रेस, जबकि हेमंता बिस्व शर्मा किसी के कहने पे ही काम कर। हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी के उतने बड़े पुर्जे नहीं, वो इतने छोटे पुर्जे हैं कि उनको ताकत कहीं और से मिल रही है, शाबाशी कहीं और से मिल रही है, सबको पता है। वो तो वो केंद्र सरकार में बिना मोदी जी या अमित शाह के मतलब हामी के ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये, एक तरफ राहुल गांधी उनको मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो हेमंता विश्वकर्मा कह रहे हैं कि ये वो हैं जो करप्शन के लिए बेल में, मतलब राहुल गांधी को बता रहे हैं कि करप्ट हैं और बेल पे आउट है। दूसरा उनका ये कहना, वो समक्ष कांग्रेस पे हेमंता विश्वकर्मा आरोप लगा रहे हैं कि नक्सलाइट टाइप एक्टिविटी के लिए कांग्रेस विल नॉट बी टॉलरेटेड। मैं एक प्रश्न और जोड़ दूं आपसे, इसलिए समझने की दृष्टि से। कल एक बड़ा भारी आयोजन हुआ अयोध्या में, सारे साधु संत आए, सब लोग आए, नेता तक को नहीं बुलाया गया, साधु संत आए, फिल्म स्टार आए, बिजनेसमैन आए। कल से आज का 24 घंटा नहीं बीता, आज टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ का फ्रंट पेज की ये वो है, एड है, फ्रंट पेज 2 पेज का है, 2 पेज का एड है। मतलब मैं इसलिए दिखा दे रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 2 पेज का एड है, अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं। उनका सही रंग सामने आ गया कि ये उस 22 का इतना बड़ा इवेंट किए क्यों। जमीन बेची जा रही है अयोध्या में 101 करोड़ 72 लाख रुपए में 1250 स्क्वायर फीट, 13,760 स्क्वायर फीट की जमीन। अमिताभ बच्चन, जिनको कल अकेले व्यक्ति थे जिनको रुक के मोदी जी मिल रहे थे, तो क्या कह रहे थे कि मतलब कल का मामला ठीक है। जैसे इशारों में हम आपसे कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग का कोई होता है, भाई आप आयोजन में आने वाले होते हैं, मैं आपको बुलाता हूं तो इशारों में इसी में कह देता हूं ना, तो क्या इसीलिए रुके थे? क्योंकि इनका साफ चेहरा बाहर आ गया है कि ये केवल राम मंदिर अंदर से कोई मतलब नहीं था। 13,760 रुपए स्क्वायर फीट में अयोध्या में बंबई के और महाराष्ट्र का एक व्यक्ति आके यहां पे अब जमीन बेच रहा है, जिसको अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं। एक बार भी ये नहीं आया कि वहां मंदिर आओ, राम राम करो, कुछ करो भाई, ये करो अपने घर में, कोई मतलब नहीं। हो गया अब जमीन बेचो, अब काम शुरू। तो क्या कल ये बिजनेस इवेंट भी था क्या? मैं दोनों चीजों को एक साथ, और राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, दोनों चीजों पे एक साथ आपसे जरा समझ लूं। धन्यवाद आनंद जी। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। राहुल गांधी को आप पहले से ही अगंभीर नेता बताते हैं, पहले से ही आप अविश्वसनीय नेता बताते रहे हैं, तमाम तरह के प्रचार आपने किया, और आपने उनको आप आज आप उनको सड़क पे घूमने नहीं दे रहे हैं। इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मतलब मुझे नहीं समझ में आता थी कि सत्तारूढ़ दल चाहता क्या है। ये तो बिना कुछ किए, राहुल गांधी के बिना किसी प्रयास के इतना बड़ा उनको आपने पब्लिसिटी दे दी। जो लोग अभी राहुल गांधी को देख भी नहीं रहे होंगे, उन लोग भी देखने लगे हैं, खोजने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि आखिर असम में क्या हो गया, क्यों उनकी यात्रा नहीं जाने दी गई, क्यों उनको शंकर देव के मंदिर में पूजा करने नहीं दिया गया, क्यों उनको गुवाहाटी में रोड शो नहीं करने दिया गया। ये तो एक कहते, जो आपने बात कही ना कि वो जो पुराने कांग्रेसी होने का जो अपना जो जिम्मेदारी है उसका साथ निर्वाह कर रहे हैं, वो कहीं नहीं कोई करता। और अगर आप करते हैं तो इसमें सत्तारूढ़ दल का ही नुकसान होता है। अगर कल शंकर देव के मंदिर में राहुल गांधी चले गए होते तो हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद वो चले जाते। इतनी भीड़ भी उनके पास नहीं थी सवेरे सवेरे के समय। आपने उनको 2 घंटा वहां बैठा दिया। रघुपति राघव राजा नाम का उन्होंने कीर्तन किया जो पूरे देश में सुना जा रहा है। और आपने कांग्रेस के लिए एक विमर्श दे दिया कि कांग्रेस के, अभी तक कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे लोग कि ये सत्तारूढ़ दल के लोग कि कांग्रेस अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुई, वो रामद्रोही है और मंदिर द्रोही है और क्या क्या है, तमाम तरह के आरोप लगा दिया आपने। अब तो लोगों के मन में आ गया कि अगर ये गए भी होते तो उनके साथ वही होता जो शंकर देव के मंदिर में जाते समय आपने किया। गोया कि आप उस मंदिर में जाने ही नहीं देते उनको। आप तो आपने तो एक अच्छा खासा आपने बचाव का रास्ता दे दिया उनको, और लोगों को स्वीकार हो जाएगा कि कांग्रेस नहीं गई, बहुत अच्छा की। क्यों? अब सवाल प्रश्न है कि क्यों नहीं जाने देंगे आप?
क्या वह एक ऐसे इलाका है जहां से आने जाने का प्रतिबंध है, आम रास्ता वो नहीं है आज तक, या सम्मानित मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के शासनकाल में उस रास्ते से कोई रोड शो नहीं हुआ है, कोई किसी नेता की यात्रा वहां से नहीं निकली है, कौन सी वजह है उसी? ये कोई तर्क नहीं है। वहां पे उनको प्रेस क्लब के लोगों ने आमंत्रित किया था, जो उसी सड़क पर है जिस सड़क से उनको जाना था गुवाहाटी में, आप वहां नहीं जाने देंगे, तो करेंगे क्या आप? और आप सलाह दे रहे हैं कि आप बाईपास से चले जाइए, तो बाईपास से कोई एक शहर से दूसरे शहर थोड़ी जा रहा है उनको। वो तो उन्होंने घोषित कर रखा है, सभी एजेंसियों को उन्होंने जानकारी दे रखी है कि हम पद यात्रा हम कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि अचानक चले आए और आपको पता नहीं था। और अगर आप एक रोड शो को जाने देने से में की व्यवस्था करने में आप असमर्थ हैं, तो बराए मेहरबानी आप पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए इसकी स्थिति में नहीं है, गवर्नेंस करने की स्थिति में आप नहीं है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई अपना कार्यक्रम बता के आ रहा है कि साहब इस तारीख को इस रास्ते से हम जाएंगे, आप व्यवस्था कर दीजिए उसकी। एक कौन सा तरीका है कि आप जाने ही नहीं दें? और क्या अगर आप नहीं जाने देंगे, तो आप क्या उस यात्रा के उद्देश्य को असफल कर देंगे? क्या लोगों को राहुल गांधी से मिलने से रोक देंगे? क्या राहुल गांधी के सभाओं में लोग नहीं जाएंगे? क्या हासिल होगा आपको? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपने विश्वविद्यालय में, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में उनको नहीं जाने दिया। उनके विद्यार्थी निकल कर चले आए राहुल गांधी की सभा में शामिल होने के लिए। अब बड़ी संख्या में आए। ये एक तरह से कांग्रेस को ही आप प्रचार दे रहे हैं। और अगर चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब अपने मन से कर रहे हो और चाहे वो किसी के कहने पर कर रहे हो, कि को दोनों ही स्थितियों में वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अनायास नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए कि माने असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मतों का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, 1% के आसपास है। 1% को इतना बड़ा अंतर नहीं होता जिसको पाटने में बहुत समय लगता हो। कुछ लोगों के उधर से इधर आने की ही आवश्यकता होती है। और आज मान लीजिए कि लोकसभा में 14 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस का भी एक समर्थन है वहां। कांग्रेस और आज पूरा का पूरा विपक्ष जो असम का है, वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ हो रहा। तो 1% के अंतर अगर अगर थोड़ा-सा भी स्थिति बदल गई, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की चिंता स्वाभाविक है। फिर कहाँ जाएँगे वो? क्या स्थिति बनेगी? और जिस तरीके का जन समर्थन मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, अरुणाचल में, असम में दिखाई पड़ा, ये बहुत किसी को निराश भी नहीं होना चाहिए कि वह जो आज की तारीख में बीजेपी के साथ है, वो पलट के कल कांग्रेस के साथ या संयुक्त विपक्ष के पास चला जाए। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। छोटी-छोटी जगहों पर, इम्फाल कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जिस तरीके की सभा हुई और जिस तरीके के से माने माने बोलता हुआ जनमानस, माने प्रक्रिया देता हुआ जनमानस मौजूद था वहाँ। अपना मोबाइल फ़ोन का टार्च जला करके वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। ऐसा नहीं था कि कहीं चुपचाप आके बैठे हुए हैं और मजबूरी है आपको सुन के हम घर चले जाएँगे। वो स्थिति नहीं थी, जो पूरा का पूरा जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है वहाँ। अरुणाचल में भी आप ईटानगर आप सोचिए छोटा-सा शहर है, मैं जाके देखा हूँ। इतनी बड़ी सभा हुई, सड़क पर खड़े होकर के लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। ये कौन लोग हैं? तो यह चिंता उनकी यह है कि अगर इस तरह का जन समर्थन मिलता रहा और उस जन समर्थन को आप इन घटनाओं से नहीं रोक सकते हैं आप कांग्रेस के खिलाफ काउंटर पॉलिटिक्स करके कर सकते हैं कि कांग्रेस जो कह रही है उसके खिलाफ बीजेपी का स्टैंड है, कांग्रेस गलत कर रही है, सही कर रही है, जो भी कर रही है। कांग्रेस ने तो अपने एजेंडे को छुपाया नहीं। राहुल गांधी ने असम सरकार के खिलाफ अपने विमर्श को छिपाया नहीं। उन्होंने कहा कि देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक है। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया, उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाया और खुल्लम-खुल्ला खुले आसमान के नीचे आरोप लगाया। आप कहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी के ऊपर ये कह रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जमानत पे बाहर हैं, तो आप ये बता दीजिए कि उनकी जमानत को रद्द कराने के लिए आपने क्या किया? किस कोर्ट में गए आप? कहाँ आपने कहा न्यायालय में जाकर के साहब कि इनकी जमानत को रद्द कीजिए और ये आधारहीन इनको जमानत मिला हुआ है? कभी गए तो नहीं और कोर्ट ने आपकी सुनी नहीं। अगर अदालत ने उनको जमानत दी है, तो वो कोई आपके रहमो-करम पे तो दिए नहीं है। और अगर उनकी जमानत रद्द नहीं हो रही है और आप साहस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी कमी को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप राहुल गांधी को कहते हैं कि ये फर्जी गांधी हैं, तो आप वरुण गांधी के बारे में बता दीजिए कि वो क्या है? वरुण गांधी तो आपकी पार्टी में है, वो कौन वाले गांधी है? फर्जी वाले गांधी हैं कि असली वाले गांधी हैं? भाई वरुण गांधी संजय गांधी का सरनेम अपने साथ लिए हुए हैं। संजय गांधी फिरोज गांधी के लड़के हैं।
फिरोज गांधी के साथ गांधी सर नेम है, तो फर्जी कहां से हो गए? क्या महात्मा गांधी के अलावा अगर कोई गांधी लिए हुए है तो फर्जी है? और अगर वो फर्जी है तो आप वरुण गांधी, मेनका गांधी के बारे में बताइए, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए कि साहब इन लोग फर्जी नाम लिए घूम रहे हैं दोनों लोग, और हमारे पार्टी के सांसद हैं, वो भी आपका नहीं कर रहे हैं आप। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो 10 साल तक आपने किया क्या? 10 साल से आप सत्ता में हैं। अगर ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और आपके पास साक्ष्य हैं, तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के द्वारा विपक्षियों के ऊपर लगाए जाने वाले आरोप लोगों को स्वीकार नहीं होते। सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई को लोग स्वीकार करते हैं कि साहब इनके खिलाफ ये मामले हैं, ये हमारे पास सबूत है, ये कार्रवाई कर रहे हैं। बिना सबूत के जब आप कार्रवाई करते हैं तो उत्पीड़न की श्रेणी में आता है वो। जनता उसको उसी रूप में लेती है। तो कहीं से भी जो ये कर रहे हैं राहुल, हेमंत विश्व शर्मा साहब राहुल गांधी के खिलाफ, ये कुल मिला के कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। जो मणिपुर में वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह साहब ने किया उनकी यात्रा शुरू होते समय, और जो 40 किलोमीटर के अतिरिक्त उनसे उन्होंने जनसंपर्क करवा दिया, जब उन्होंने अपनी निर्धारित रास्ते से दूर 40 किलोमीटर दूर आपने उनकी यात्रा शुरू करने का मौका दिया, तो जिन पर वो जनसंपर्क नहीं करने वाले थे, पदयात्रा नहीं करने वाले थे, वहां पदयात्रा करने लगे वो। अब जो बात आपने कही अयोध्या की, अयोध्या में जो कुछ भी हुआ वहां सब मौजूद थे, जनता नहीं थी। और अगर वो धार्मिक आयोजन था, भगवान राम से हमें, हमको और आपको कोई बैर नहीं, हम भी उनके आराधक हैं, और हम मानते हैं कि एक परमपिता परमेश्वर है जो हमको आपको एक तरह का संरक्षण देता है, हमारी भी आस्था है। उस मंदिर से भी हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मंदिर देवताओं, धार्मिक गतिविधियों के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने या भौतिक उपलब्धियां हासिल करने का जो भी प्रयास होता है, उसके साथ जनता नहीं खड़ी होती। क्योंकि हम और आप इसलिए धर्म का पालन करते हैं, अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं कि हमको तमाम तरह के जो भौतिक चीजें हैं उनसे दूर रहने का आग्रह करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको इस सांसारिक बंधन से मुक्ति मिले। सांसारिक बंधन को और मजबूत करने का आग्रह कभी नहीं करते, और उस तरह का आग्रह करने वाले व्यक्ति के साथ हमारी आपकी सहानुभूति, हमारे आपका समर्थन, हमारे आपका आदर भी नहीं होता। आप जमीन के घोटाले की बात तो शुरू से कही जा रही है, किसी ने सांस तक नहीं लिया, कोई जांच करने की बात नहीं की गई, किसी ने जांच करने की बात नहीं की। और कितने बड़े पैमाने पर वहां घोटाले हुए हैं, इसमें कितने कितने लोगों का नाम आया, किसी ने जांच नहीं किया। ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगे, मैं नहीं कहता हूं आरोप गलत है, सही है, कितना है उसमें दम है, लेकिन जो आरोप लगे उनकी जांच होनी चाहिए थी, वो जांच नहीं हुई कि ट्रस्ट मैंने महंगी कीमतों पर जमीनें खरीदी जो सस्ते कीमतों पर उपलब्ध थी। इस तरह के आरोप लगे, और किसी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं ने लगाया था, संसद के सदस्य ने एक आरोप लगाया था, संजय सिंह ने। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि किस तरीके से मनमाने पैसे दिए गए और किस तरह का घोटाला किया गया। कोई जांच नहीं हुई उसकी। सब चंपत राय साहब ने कुछ बयान दिया, उसके बाद मामले को फिर कोई चर्चा नहीं किया गया। लगातार कहा जा रहा है कि जब से वो विकास की स्थिति वहां अयोध्या में मंदिर निर्माण की बात आई, बाहर के लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी और उसका धंधा किया जा रहा है। और आज जो आप दिखा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के नाम पर एडवर्टाइजमेंट आ गया, अमिताभ बच्चन ने खुद भी कहा है कि मैंने वहां जमीन खरीदी है और मैं वहां मकान बनाऊंगा। उनके भी बयान आए थे, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यह बाकायदे मीडिया में खबर आई कि उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि हमने जमीन खरीदी है। जमीनों के खरीद फरोख्त को लेकर के अयोध्या मंदिर निर्माण के पहले से ही विवादों में आया। उस विवाद को शांत करने, जनता को विश्वास में लेने, आरोपों की जांच करने की कोई पहल पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये तथ्य है। और पूरा का पूरा आयोजन कहीं से भी धार्मिक नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिए वो धार्मिक नहीं था। धार्मिक स्थल पे खड़े होकर के हम अपने विरोधी के प्रति भी नेगेटिव धारणा नहीं रखते हैं, कभी नहीं रखते। ये कहा जाता है कि अगर आप नकारात्मक भाव के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपकी वह पूरी की पूरी यात्रा विफल है। आप जिस ध्येय के लिए जा रहे हो, अगर आप अपनी सभाओं में, उसी सभा में खड़े होकर के पूर्ववर्ती सरकारों की आप आलोचना कर रहे हो, एक अलग तरह का विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको राजनीतिक लाभ पहुंचावे, तो धार्मिक नहीं है। और पूरी तरह से वो वो राजनीति जिस आयोजन में, जिस धार्मिक आयोजन में उस धर्म विशेष के सर्वोच्च गुरु, धार्मिक गुरु मौजूद ना हो, किस तरह का धार्मिक आयोजन है वो? अगर वो सरकारी आयोजन था तो सरकारी आयोजन तो किसी व्यक्ति का नहीं होता, सरकार से जुड़े हुए तमाम लोग वहां उपस्थित होते हैं, वो भी नहीं थे। तो कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो धार्मिक आयोजन था। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक
अवसर था, ये प्रसन्न होने का अवसर था। वो लोग हैं, उनको प्रसन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये धार्मिक आयोजन नहीं था और ये भी नहीं था कि आप भगवान अगर आप भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं और भगवान के राम के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आप पत्थर की पूजा। हम भगवान किस लिए पूजा करते हैं कि भगवान हमें करुणा सिखाता है, हमको दया सिखाता है, हमको परोपकार सिखाता है, हमको आदमी को आदमी को मानने की सीख देता है, जीव जंतु जानवरों के प्रति भी सहृदय होने की सीख देता है। इसलिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के शरण में इसलिए जाते हैं कि हम और ईश्वर हमें ये तभी हमारी आपकी अर्चना को स्वीकार करता है जब उसके द्वारा दी गई सीख को हम स्वीकार करते हैं। नहीं करते तो ईश्वर की भी कृपा हमारे ऊपर आपके ऊपर नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। जी हाँ सुनील जी, इसी बात को जरा एक दो चीजें और कर लें। आज वहां पे राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने 5 चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो पूरा अगला वाला जो उनका कार्यक्रम रहेगा, कांग्रेस का कार्यक्रम रहेगा, भाई अभी तो चूंकि इंडिया गठबंधन के फ्रंट से नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है वो उसमें 5 चीजें मुख्य रहेंगी: नारी, युवा, किसान, श्रमिक और भागीदारी न्याय। भागीदारी न्याय मुझे जो शायद वो जो जनसंख्या जो बात है, जाति आधारित जनसंख्या की बात है, उसकी बात कर रहे हैं। मैं इस पे एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि ये जो 5 हैं, नारी, युवा, किसान, श्रमिक, क्योंकि नारी तो कल गायब ही थी उस राम मंदिर, जो आरएसएस अगर आ गई तब तो नारी और गायब हो जाएगी। तो नारी तो किसी भी बीजेपी और आरएसएस का जो भी संवाद है या उसमें तो नारी का कोई स्थान नहीं है। युवा का स्थिति देख ही रहे, किसान के साथ धोखा किया ही है, श्रमिक कानून बना के श्रमिकों की जमाती खत्म की जा रही है। मैं एक आपसे इस पे टिप्पणी चाहूंगा, जो नया राहुल गांधी कह रहे हैं, नारी, युवा, किसान, श्रमिक, भागीदारी न्याय। अपनी इस न्याय यात्रा की शुरुआत में यह बातें राहुल गांधी ने कही थी और उन्होंने कहा था कि न्याय के मामले में जब हम बात करते हैं तो ये जो समाज के सभी वर्ग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी के मतलब युवाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ, अगर किसानों की आमदनी को बेहतर नहीं कर रहे हैं आप, उनको उनके उपज का बेहतर दाम नहीं दे रहे हैं, उनके साथ अन्याय, जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं उनके साथ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके साथ अन्याय। तमाम इश्यूज को राहुल गांधी ने उठाया और यही देखिए जो कोर इश्यूज हैं, इस कोर इश्यूज की ही बात इंडिया दल समूह को उठाने की आवश्यकता है, जिसको राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। और आप याद कीजिए कि सोनिया गांधी ने जब स्पेशल सेशन होने वाला था, उस सेशन के दौरान जब एजेंडे की बात नहीं हो रही थी तो एक पत्र लिखा था। उस पत्र में भी इन तमाम मुद्दों को उठाया था सोनिया गांधी ने। तो लगातार कांग्रेस और इंडिया दल समूह इन विषयों को उठा रहा है। अगर आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, अगर आप लोगों के जीवन में सुधार की बात नहीं करते हैं, तो आप मंदिर की बात कर लेंगे। देखिए, अर्थ हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। आप तीर्थाटन मंदिरों में आना जाना तभी संभव आपके साथ हो सकता है जब आपके जेब में कुछ पैसा हो। बिना पैसे का कहां जाएंगे? किराया कहां से देंगे आप? फूल माला कहां से खरीदेंगे? कौन खरीद लेगा? और क्या मुट्ठी भर लोगों के, कुछ बड़े पूंजीपतियों के ही आने जाने से कोई तीर्थ यात्रा के पर्पज पूरा हो जाती है क्या? या तीर्थ स्थल पूरे हो जाते हैं? आपके तीर्थ स्थल इस तभी मायने रखते हैं जब बड़ी संख्या में सामान्य व्यक्ति वहां जाए। सामान्य व्यक्ति की जाने की स्थिति तो है नहीं, लोगों की आय बढ़ी नहीं, जो आर्थिक खाई थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, रोजगार के बारे में आप सोचते नहीं है। इन सभी सवालों को, और महंगाई और बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को ही जो कोर इश्यूज है लोगों के साथ, जिन इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी या शासक दल बात नहीं करना चाहता, मंदिर के नाम पर इन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज की कोई व्यक्ति अपने जीवन में महंगाई को भोग रहा है, अगर उसको महंगी दामों पर चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, तो कैसे संभव है कि वह आपका जो विमर्श है उसमें चला जाएगा कि आप केवल राम का नाम लो और बाकी किसी चीज की बात मत करो? संभव नहीं है ये। और इसीलिए चूंकि आप इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। 10 सालों में आपने क्या? आप ये बता दीजिए ना। आप ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब हमने 20 लाख लोगों को, 12 लाख लोगों को, 25 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, तो फिर 80 करोड़ लोगों को, कौन 80 करोड़ लोग हैं जिनको आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं? आपको तो ये बताना पड़ेगा कि अगर 8 लाख, 10 लाख, 8 करोड़, 10 करोड़, 25 लाख, 50 लाख, जितने भी लोग जॉब कार्ड होल्डर है मनरेगा के, उनको आपने कितने समय का रोजगार दिया?
साल में कितने दिन दिए? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 25 दिन, कितने दिन का रोजगार दिया? ये तो सवाल पूछा जाएगा आपसे ना। आपके जो ई पोर्टल पर जो श्रमिक दर्ज हैं, जिन्होंने पंजीकरण कर रखा है, उनके उनके रोजगार के बारे में आपने क्या किया? रोजगार के कितने अवसर उनको आपने प्रदान किए? और ये ऐसा वर्ग है, ये ऐसा असंगठित वर्ग है, जो मुँह बाए खड़ा है कि साहब हमको रोजगार चाहिए, उनके लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया है। और आपके सभी दावे तब गलत साबित होते हैं या उन पर अविश्वास होता है, जब ये दिखाई पड़ता है कि इज़राइल में नौकरी करने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हैं, जो युद्ध की विभीषिका के झेल रहा है वो, युद्ध का क्षेत्र है। वो वहाँ के पड़ोसी देश के लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि साहब हमको वहाँ नौकरी चाहिए और आप दावा कर रहे हैं। सुनील जी एक बार कंक्लूड करिएगा तो प्रोफेसर राजीव का देख लें, अगर उनका ऑडियो ठीक हो गया हो तो आप जी। कंक्लूड कर लीजिएगा। इसलिए आप मेरा कंक्लूड मानना है कर कि लीजिए। 4 इश्यूज है और इसीलिए मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया दल सब देखिए उनका बयान आ गया नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार बिहार में उनके साथ पदयात्रा भी करेंगे और जनसभा में भी शामिल होंगे। हर राज्य में स्थिति बनेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति को ले जा रही है उसमें इंडिया दल समूह क्या का जो कोर इश्यूज है वही एक प्रतिकार की राजनीति है। जी सुनील जी मैं आप चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि समय नहीं है, बहुत ही संक्षेप में, आपको कभी कभी लगता है कि ये मोदी जी एक या जो भी आरएसएस, क्योंकि वो तो स्पष्ट हो गया कि वो आरएसएस का इवेंट था, मोहन भागवत साहब वहां बैठे थे, यही दो लोग बैठे थे, हालांकि किस लोकल स्टैंड थी नहीं मालूम। आपको लग रहा है कि एक ऐसी फौज तैयार करने की एक लेबोरेटरी टेस्ट हो रहा था, जैसा मोदी जी हर बार देखते हैं, नोटबंदी में उन्होंने पहला लैब टेस्ट किया, फिर उन्होंने थाली बजवाई कि देखेंगे कितने लोग थाली बजाते हैं, फिर लाइट जलवाई। उसी तरह से जो कल हुआ है वो एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं कि जिसमें कोई भी भला आदमी, मतलब मैं अपने उनकी बात कर रहा था, हम और आप भी सड़क पे, आप अगर आप अपने परिवार के साथ हैं वहां आप झगड़ा नहीं कर सकते। और जिस तरह की गुंडाई कल शाम को हुई है वो क्या आने वाले समय की आहट है कि अब ये आने वाले समय में ये फौज तैयार हो गई है, अब जरा बच के रहना। अगर आप संविधान को नहीं मानेंगे तो आपको ये भीड़ तंत्र से मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर आप कानून व्यवस्था के जो मान्य नियम हैं अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आपकी स्थिति को आप जानबूझ के आप तैयार कर रहे हैं। हमारा संविधान, आप अगर आप ये कहते हैं कि संविधान के पहले पन्ने पर राम लिखा हुआ है, कहाँ राम लिखा है भाई? हम भी पढ़े हैं संविधान। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर आप भीड़ तंत्र को तैयार कर रहे हैं, बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रहे हैं और आप जो अल्पसंख्यक हैं या कम उनके अधिकारों के या उनको सुरक्षा का भाव उनके अंदर नहीं देना चाहते, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप कभी नहीं कहते कि आप किसी इस तरह की अराजकता को आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप कभी नहीं कहते हैं कि आप आपने जो कहा नहीं, अब कोई तरह से आप इस बात पे अगर आपको खुशी हो कि साहब हम मस्जिद ढहा करके मंदिर बना रहे हैं, यह सोच ही अपने आप बताती है कि आप किस तरह के किस अराजकता में आपका विश्वास है। ये तो एकदम सरेआम दिखाई पड़ रहा है। और अगर अगर हर व्यक्ति, लेकिन हम लोग जो आज सोच रहे हैं कि भीड़ तंत्र के नाम पर अपनी राजनीति को सफल कर लेंगे, वो अभी अपने लिए कुआं गड्ढा खोद रहे हैं। अगर ये संविधान है तो हर व्यक्ति सुरक्षित है। अगर ये संविधान के साथ आप किसी और के लिए खिलवाड़ करेंगे तो कल आपके लिए समस्या पैदा होगी। हम और आप इस देश में इतने लंबे समय तक एक मजबूत लोकतंत्र के साथ इसलिए आगे बढ़ते चले आए हैं और दुनिया में हमने अपनी एक छाप छोड़ी है कि हम अपने संविधान को मानते रहे हैं, संविधान के प्रति समर्पित रहे हैं और संवैधानिक मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया गया, किसी शासक दल ने नहीं किया। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ा। आप कहां इसको रोक रहे हैं? कभी आपने कहीं नहीं कहा कि नहीं इस तरह की अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये साफ साफ स्पष्ट है और इसलिए जो इस देश का शांतिप्रिय नागरिक है, कानून मानने वाला नागरिक है, व्यवस्था में जीने का लालसा पाले हुए है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं या हमको कहाँ ले जाया जा रहा है।